Thank you so much, sir, for this welcome and for all your blessings. आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतनी अच्छी अकेडमी चला रहे हैं और इन जनरल सर का जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इट इन माई जर्नी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. आई थिंक एक गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली इस एग्ज़ाम में जहाँ इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय थैंकिंग सर एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ यू कि आप सर की गाइडेंस में हैं. One thing if you want to take back from this session or not, just one thing you should always remember कि आपको कभी भी लगे कि कुछ आपके साथ कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो सर शुड बी द फर्स्ट पर्सन यू शुड गो टू. और आप सर की गाइडेंस में रहें तो आई एम श्योर कि सर आपको राइट गाइडेंस दे पाएंगे और एक सही आईना भी दिखा पाएंगे कि क्या कमी है और कहाँ आपको सुधारना है. सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट अगेन आई वुड लाइक टू थैंक सर एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सो जैसा सर ने बोला कि एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए. तो मैं उसी बात से स्टार्ट करूँगा कि अपना एक पॉजिटिव आंसर ढूंढिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए. मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस थ्योरी में कि वी शुड हैव द आंसर ऑफ वाई वी आर डूइंग समथिंग. हम क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज़, अगर हमारे पास उसका एक अच्छा आंसर नहीं है तो हमको एक अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ पाता. तो सर साइमन साइनेक हैं, उनकी बहुत फेमस किताब भी है इस चीज़ पर कि लेट्स स्टार्ट विद वाई. सो सिंस दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम ऑफिशियली नाउ, सो आप एक बार एक वाई का आंसर ढूंढिए अपने लिए जो बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकता है, बहुत ही इंटरनल हो सकता है, मे बी पर्सनल भी हो सकता है. यू नीड नॉट शेयर इट विद एनी वन बट उस वाई को ढूंढिए जो आपके साथ हमेशा साथ रहेगा. पेरेंट्स एंड टीचर्स तो होते ही हैं बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो इरिप्लेसेबल होता है किसी भी लॉन्ग जर्नी के लिए. एंड स्पेशली क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऑल्दो एजुकेशन इरिप्लेसेबल होती है, जो हम सीखते हैं वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. वी हैव टू स्कोर मार्क्स रिलेटिव टू अदर कैंडिडेट्स. तो वो वाई हमेशा हमें याद रहेगा तो हम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे. तो आप अपने वाई का आंसर ढूंढिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं. और कभी भी आपको लगे कि आप इस एग्ज़ाम में भटक रहे हैं, आपको कोई आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आपको खुद ही एक अच्छे उस पर एक पॉजिटिव एंड पे आपको हेल्प करेगा. सो सर टोल्ड मी कि आप सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड मे बी आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ रखी हैं. तो मैंने सेशन इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गाइड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा. बेसिक थिंग्स जो मे बी आप लोगों ने सुना होगा बट मैंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप उसका ध्यान रखिएगा. एंड देन टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें या फिर थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने क्लियर करा है या फिर जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी एक हफ्ते बाद ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु कुडंट क्लियर दिस टाइम आर राइटिंग इट अगेन. सो उनसे भी जो मैंने सीखा है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा एंड आई होप कि आप उसको एक पॉजिटिव नोट में देखें. वन थिंग आई वांट टू से अगेन एंड अगेन एज आई सेड कि इट्स अ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम. हर बच्चे की स्टोरी, हर बच्चे का बैकग्राउंड बहुत अलग होता है. और मैं पहले स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट था, आई वर्कड एट पीडब्ल्यूसी. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है बाय एडवाइजिंग क्लाइंट्स. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को आई यूज़ टू वर्क एज एन एडवाइज़र इन लार्ज टीम्स. सो आई हैव नोटिस वन थिंग कि जो हम लोग बोलते हैं या फिर मार्केट में जो एक बहुत कॉमन टर्म होता है कि स्ट्रैटेजी बता दीजिए, कि आप मुझे बता दीजिए ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी या फिर स्टॉपर की स्ट्रैटेजी है. तो वन थिंग आई हैव लर्नड एज अ फॉर्मर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट इज़ दैट देयर इज़ नो वन राइट स्ट्रैटेजी. इनफैक्ट हमारी कंपनी का, इनफैक्ट प्रीवियस कंपनी का ये मोटो होता था कि a strategy has to be specific to that person, specific to that company, and we used to call it capability driven growth strategy. इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है. तो मतलब आपको अपना खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और आपको किस तरीके से उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करना है अपनी स्ट्रैटेजी को. कोई भी एक सही स्ट्रैटेजी सही गलत नहीं होती है, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए जो कि इसकी साइकिल ही ऑफिशियली 1 ईयर की है. तो यू कैन इमेजिन कि लोग कितने सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं इसके लिए. वाई एम एम्फसाइजिंग इज दिस कि लोग मेरे से अभी भी पूछते हैं कि सर आप मेरी स्ट्रैटेजी बना दीजिए या फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊँ. तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि उसका एक मैं आपके लिए नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं बना भी दूंगा तो शायद मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने नज़रिए से उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा हूँ. आप मुझे बता सकते हैं कि ठीक है मेरी कमियाँ हैं या वीकनेसेस हैं,
लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी वो होगी जो कॉन्स्टेंटली आप आइट्रेट करते रहें। आइट्रेट का मतलब ये है कि आज आपने कुछ बना लिया कि ये मेरे टारगेट्स हैं, लेकिन आपको एक महीने बाद जाकर उन्हें फिर से देखना है कि टारगेट्स मेरे जो थे मेरे एक महीने पहले की कैपेबिलिटीज़ पर थे, कि एक महीने में मेरी कैपेबिलिटीज़ चेंज हुई हैं नहीं हुई हैं, उनमें मैं क्या पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ रहा हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू emphasize now. First one was, which you should always remember, is try to find an answer for why you're doing something, why you're preparing for this exam, and try to find a positive answer, and maybe write it down. कभी भी आपको लगे तो आप उसको बार बार go through करें. सेकेंड इज़ रिमेंबर दैट कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, आपको स्ट्रैटेजी को आइट्रेट करना पड़ेगा, आपको अपने टारगेट्स को अपने टाइम टेबल को आइट्रेट करना पड़ेगा। उसमें आप हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर्स की, मे बी योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स और मे बी योर मेंटर, बट वो आपको ही डिवाइस करनी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द सक्सेस इज़ योर्स। सर हैं, सर ऑब्वियसली डिजर्व्स द क्रेडिट, बट एक्चुअली में जो उसके फ्रूट्स हैं वो मैं ही बियर करूँगा इनफैक्ट थ्रू आउट माई लाइफ टाइम। सो एज सर सेट कि वो आपको वो रैंक आने के बाद ही रियलाइज़ होता है। तो इसलिए मैं इन द हाइंडसाइड आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ये रियलाइज़ कीजिए कि अगर टाइम टेबल आपका है तो आपका इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो सक्सेस भी आपकी है, वो सक्सेस किसी मेंटोर की नहीं है, वो सक्सेस किसी टीचर की नहीं है। तो आप खुद को अच्छे से जानिए, खुद को अच्छे से एनालाइज कीजिए, और यही एक राइट अप्रोच आप रखिए एग्ज़ाम के लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड राइट नाउ कि अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो आपने आइडेंटिफाई करा होगा कि एग्ज़ाम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने जो टाइम है, टाइम टेबल है, या फिर इवन जो आपका डे है, डे टू डे आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको डिवाइड कर सकें। और ये तीनों पार्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सिलेबस में आप देखेंगे प्री एंड मेंस यूजुअली more or less same syllabus except for some topics which are mostly dynamic, like international relations, security, then disaster management. और यहाँ पर जो रहते हैं आपके स्टैटिक टॉपिक्स, जो यूजुअली एनसीईआरटी से फ्लो करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूँ, बहुत ऑब्वियस है ये सब चीज़ें। तो इस ब्रॉड फ्रेमवर्क में आपने डिवाइड कर लिया, ये से डिवाइड कर लिया क्योंकि आपको अपना डे टू डे टाइम भी इसी तरीके से डिवाइड करना है, और जो आपके इन जनरल टारगेट्स हैं वो भी इस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं। इसमें जो है अब तीनों फेज़ में हम जाते हैं और डिटेल में देखते हैं कि आप कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस कुड बी राइट फाउंडेशन फॉर यू। अगर आपकी एक फाउंडेशन अच्छी होगी फिर उसको इम्प्रूव करना आपके लिए और ईजी होता जाएगा सब्सिक्वेंट टाइम्स में। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं स्पेशली स्टैटिक पार्ट में, वो ये है सबसे पहली चीज़ कि आपके सोर्सेज जो हैं लिमिटेड होने चाहिए। स्टैटिक का मतलब ही यही है, स्टैटिक का मतलब है कि देयर इज सम सिलेबस, आप उसको पढ़ रहे हैं और आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सम स्टूडेंट्स कीप ऑन गोइंग आफ्टर मल्टीपल बुक्स कि इस साल इस बुक से कोई एक सवाल आया है तो यही बुक पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको रिलेटिवली अच्छा होना है। तो उसके लिए अगर आपका स्टैटिक क्वेश्चन के जो आपकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं आप उसको बार बार पढ़ें। उसमें एनसीईआरटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्दो सर टोल्ड मी कि आप लोगों ने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी होंगी, बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज यू कि एक बार फिर से आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, उनको बार बार उनको रिवाइज कीजिए। और अगर आप लेट्स से किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पे भी जा रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, या फिर जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स के लिए शर्मा सर की बुक है, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी को हमेशा बेस रखिए। सेकेंड थिंग इज प्री एंड मेंस के लिए साथ साथ में पढ़िए, स्पेशली अभी के टाइम पीरियड में। प्री एंड मेंस के लिए हमको एक टाइमलाइन का रिलेटिव आइडिया होना चाहिए कि ब्रॉडली अगर 3 फेजेस हैं तो अब यह फाउंडेशन फेज में है। फाउंडेशन फेज का मतलब होता है कि आप
समझ रहे हैं चीज़ों को, आप ये समझ रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम लिखूंगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा। फिर उसके बाद ये वाला फेज़ में कि प्री से पहले का जो टाइम होता है, फिर मेन से पहले का जो टाइम होता है। तो जब तक आप उस साइकिल में नहीं जा रहे हैं, जब तक आप प्री खुद नहीं लिख रहे हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मैं मेंस लिखने वाला हूँ, लिखने वाली हूँ, उससे पहले आप लगभग इस फाउंडेशन फेज में रहेंगे एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, राइट। उस फाउंडेशन फेज में प्री एंड मेंस को साथ साथ पढ़िए, उसको बाइफरकेट मत कीजिए कि अभी मैं सिर्फ प्री का पढ़ रहा हूँ और अभी मैं सिर्फ मेंस का पढ़ रहा हूँ। चीज़ें कोरिलेटेड हैं, जस्ट दैट एग्जाम में अप्रोच बदल जाती है। लेकिन क्योंकि यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में अंतर ये है, यूपीपीसीएस में थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है वो, तो वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आप प्री के लिए स्पेसिफिकली पढ़े, उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद करनी होती है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एनालिटिकल सवाल ज़्यादा आते हैं। कुछ कुछ फैक्चुअल सवाल अभी आने लग गए हैं, वो क्योंकि हल्का सा पैटर्न बदला है, बट वो आप इस फेज़ में भी कर सकते हैं। ब्रॉडली जो आपका वो रहना चाहिए, वो इस फाउंडेशन फेज़ में ये रहना चाहिए कि आप दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ें। एंड देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप इसलिए साथ में करें क्योंकि आप सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ रहे, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट करा है तो मे बी आप हफ्ते में 1-2 आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, बट 1 महीने के बाद योर टारगेट शुड बी टू राइट एटलीस्ट 1 आंसर डेली। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ द राइट अप्रोच, और आप कुछ आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी वन वे विच वुड वर्क फॉर यू और विच यू थिंक वुड बी द राइट थिंग। अगेन इसमें कोई सही गलत नहीं है, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आप आंसर राइटिंग करें, रोज़ करें। मैं लगभग 3.5 साल था इस पूरी साइकिल में, तो मैंने लगभग हर रोज़ एक आंसर लिखा है, स्पेशली फाउंडेशन फेज में तो लिखा ही है। बाद में थोड़ा सा एज आई वाज सेइंग प्री के पहले आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगेन मेंस के टाइम को तो आपको लिखना ही होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो वो उस फेज़ में डिपेंड करता है कि आपका क्या अप्रोच है, बट ब्रॉडली मैं फाउंडेशन फेज़ के लिए बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग हैं, कि आप उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस धीरे धीरे उसको स्टार्ट कीजिए, उसको एक टेम्पो पे ले आइए और फिर उसको वहीं पे रहने दीजिए, और फिर एज अ टाइम डिमांड्स फ्रॉम यू, जैसे कि मेंस के टाइम आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप एक आंसर लिखिए रोज़, फिर धीरे धीरे आप सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आप फुल सिलेबस टेस्ट भी लिख सकते हैं। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दिस इज क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अभी ही पूरा 3 घंटे में सारे आंसर लिख लेने चाहिए, या फिर मेरी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए, या फिर मेरा आंसर बिल्कुल एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए। सो आई एम इन टच विद अ स्टूडेंट, ही कीप्स आस्किंग मी कॉन्स्टेंटली एंड माई कॉन्स्टेंट रिप्लाई इज द सेम। ही कीप्स आस्किंग मी कि मैं आंसर उतने अच्छे नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं 150 शब्द लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला इट्स ऑल राइट, अभी आपको तुरंत अगले 3 महीने बाद तो मेंस लिखना नहीं है ना, आपको अगले साल मेंस लिखना है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका जो अभी आंसर है वो पूरा 150 वर्ड्स का आएगा या 250 वर्ड्स का आएगा। धीरे धीरे वो आपका टेम्पो बिल्ड होगा। हम सोशल मीडिया की एज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक कंसेप्ट होता है सोशल मीडिया की थ्योरी में कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। डोपामीन रिलीज बोलते हैं उसको बायोलॉजिकल सेंस में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि डोपामीन रिलीज नहीं होता है। डोपामीन रिलीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी इनिशिएटिव। अगर डोपामीन रिलीज होता है तो ब्रेन आपको वो सिग्नल भेज रहा है कि यू शुड कीप डूइंग दिस एक्टिविटी। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो डोपामीन रिलीज नहीं होता है, सो वी डोंट डू इट विद द सेम रिगर, या फिर हम उसको रोक देते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज कीजिए, उस पैटर्न को रियलाइज कीजिए, तभी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगेन दिस गोज बैक टू द फर्स्ट थिंग विच आई वाज सेइंग कि आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। सो डोंट लेट इट बी अ हिंड्रेंस, इज आई वांट टू एम्फसाइज कि अगर आज आपने आंसर राइटिंग करी, लेट से आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा, सर पढ़ा रहे थे, या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर उस पर कोई सवाल है, बहुत एक स्टैंडर्ड सवाल है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या फिर व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है, आप उसको एज अ रोड बैरियर या रोड ब्लॉक की तरह ना समझें। देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस, स्पेशली फॉर द स्टैटिक पार्ट। सिलेबस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर अपना हैंड रिटन आप उसके नोट्स बना लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। एंड स्पेशली फॉर द स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट का मतलब ये है, जैसे मैं पॉलिटी में बता सकता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि RPI एक्ट के बारे में देयर इज़ अ लाइन, एंड देयर इज़ अ लाइन ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स। तो अगर आपको ये पता होगा बाय हार्ट कि सिलेबस में ये सब कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो आप खुद ही उस तरफ आपका ध्यान जाएगा कि न्यूज़ में कोई रिपोर्ट आई है, या फिर लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट पब्लिश करी, या फिर थोड़े साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स
बनी थी, अभी पता नहीं कौन उनके मिनिस्टर होंगे, लास्ट टाइम अमित शाह जी थे। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आपको खुद एनालाइज होगा किसी का इंपॉर्टेंस है और इनसे जो सवाल आ रहे हैं आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, बार बार सिलेबस को देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि सिलेबस अनलिमिटेड है या फिर कुछ भी सवाल आ जाता है। एक्चुअली द थिंग इज द सिलेबस इज़ वेरी वाइड, लेकिन जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो विद इन द सिलेबस होती है। द प्रॉब्लम इज़ कि सिलेबस खुद में बहुत बड़ा है। जैसे कि इन्होंने हिस्ट्री को बस 3 लाइनों में लिख दिया है कि इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1757 टिल इंडिपेंडेंस, तो वो खुद अपने आप में 200 साल हो गए, 200 साल की पूरी डिटेल स्टडी। तो वो 200 साल इन दैट सेंस इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, बट क्वेश्चन उन 200 सालों में से ही आने वाला है। क्वेश्चन फिर 1757 से पहले का नहीं आएगा, वो आएगा तो फिर वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। सो ये डिफ्रेंसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप बाइफरकेट कर सके अपने माइंड में कि विद इन हिस्ट्री मेरे को क्या पढ़ना है। जैसे मैं मेंस की बात करूं तो ब्रॉडली 3 पार्ट्स हैं। आर्ट एंड कल्चर है जो एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया से आता है। देन देयर इज ऑब्वियसली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच टॉक्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में पूरे विश्व का इतिहास हम नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने ये कुछ कीवर्ड्स दिए हैं उसमें, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फिर उसके बाद डीकोलोनाइजेशन के बारे में। तो उन्होंने उसको इन दैट सेंस कंसोलिडेट करने की थोड़ी कोशिश करी है। तो अब ये सब चीज़ें आप कैसे पढ़ पाएंगे, आपको सिलेबस बार बार देखना होगा। किसी भी चीज़ में आपको लग रहा हो कि आई एम नॉट एबल टू कंसोलिडेटेड या फिर ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है, तो आप उसके कीवर्ड्स पे जाइए और फिर उसके PYQs देखिए। तो सिलेबस एंड PYQs विल गो हैंड इन हैंड। PYQs में आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट करा है। अगेन इट वुड वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर किसी को लगता है कि उसके NCERTs बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, देन ही और शी कैन गो लुक एट PYQs। अदरवाइज यू कैन स्टिल वेट फॉर लुकिंग एट PYQs एटलीस्ट नाउ, मे बी 2 महीने के बाद आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी PYQs से कभी कभी थोड़ा सा एडवांस सवाल आता है। अगेन दैट वुड वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट द आइडिया इज वी शुड लुक थिंग्स इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। उसको ऐसे करके कभी भी ना सोचें कि अरे ये क्या पूछ रहा है, ये तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी उसको उस नज़रिए से ना देखें। एंड राइट, एज आई टोल्ड यू, लिमिटेड बुक्स। तो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट GS स्टैटिक। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? स्टैटिक पार्ट कैसे पढ़ना है या कैसे रिवाइज करना है? नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज GS करंट पार्ट। GS करंट पार्ट इज थोड़ा सा लिंक्ड विद GS स्टैटिक, एंड देन देयर आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स इन देमसेल्व्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपकी आदत नहीं है तो आप अभी सारा डाल लीजिए। राइट नाउ इज़ द राइट टाइम। डोंट थिंक कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा तो अब कैसे पढ़ूँ। स्टार्ट विद टुडे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पीछे हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में अभी का जो टाइम है वो है। तो अभी से आप स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड स्पेंड एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 hour ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग। एंड डोंट सप्लीमेंट इट विद वीडियोज़, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में। हर कोई ना कोई कोचिंग चैनल की वीडियोस होती है या फिर इंडिपेंडेंट लोग भी बना रहे हैं। वीडियोस को आप तब रेफ़र कीजिए जब आपको कोई आर्टिकल है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। लेट्स से कोई एडिटोरियल का आर्टिकल है, जैसे अगर आज आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, सो देयर इज़ एन आर्टिकल ऑन रूरल डिस्ट्रेस बाय अशोक गुलाटी सर। ऐसे कभी कभी कुछ बहुत टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए ताकि आपको कुछ समझना हो। लेकिन आपका फर्स्ट जो व्यू पॉइंट होना चाहिए किसी भी आर्टिकल को रीड करते हुए या फिर एडिटोरियल को रीड करते हुए, वो ये है कि मैं उसे खुद समझना चाहता हूँ उस पर्सपेक्टिव से कि मेरे को भी आंसर राइटिंग करनी है या फिर मेरे को भी एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस GS करंट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को समझें, प्रॉब्लम को डिटेल में एनालाइज करें कि प्रॉब्लम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, एंड देन फाइनली क्या सोल्यूशंस हैं। आप कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, अनलेस इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल आर्टिकल रिटन बाय पॉलिटिकल पार्टी हेड, तो हमेशा नोटिस करेंगे वो आर्टिकल शुरू होगा, सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा, प्रॉब्लम्स को गिनाएगा और फिर सोल्यूशंस ही बताएगा। तो वही हमारी अप्रोच रहती है GS मेंस के लिए, जो हम UPSC इनफैक्ट UPPCS के लिए भी लिखते हैं। यही सेम फ्रेमवर्क है कि आप सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है,
जैसे कि अशोक गुलाटी सर का आर्टिकल में पढ़ा था, उन्होंने रिसेंट इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, फिर उन्होंने प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, फिर उन्होंने ही सोल्यूशंस भी दिए हैं। तो यही आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल की यही अप्रोच रहती है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू को ही पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी देयर आर लॉट मेनी आर्टिकल्स, मेरे को पता नहीं है हिंदी के, आई एम सॉरी, तो उसमें बट आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं। बट इंग्लिश में आई कैन से कि आई हैव रेड बोथ एक्चुअली, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर रियली गुड। तो इसमें जीएस करंट के लिए दीज आर थ्रू न्यूज़पेपर, कोई भी एक पढ़िए, एटलीस्ट उसको 45 मिनट्स दीजिए डेली का, और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। न्यूज़पेपर में अगेन देयर आर सम वेरी ट्रिवियल डूज एंड डोंट्स, कि हमें उसमें पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना है, हमें उसमें कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ है या फिर जो रैंडम वैसी बहस हो रही है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट की फीचर्स होते हैं, आप एथिक्स में पढ़ेंगे कि न्यूट्रलिटी या फिर बाय पार्टिजनशिप, हमें उन सब से अबव रहना है। सरकारें 5 साल की होती हैं, एक सिविल सर्वेंट अपनी ज़िंदगी भर तक, अपनी रिटायरमेंट की एज तक सर्व करता है। ही हैज़ टू वर्क बियॉन्ड द बाई पार्टिजन और द पार्टिजन पॉलिटिक्स इन अ बाई पार्टिजन वे। बाई पार्टिजनशिप का मतलब होता है कि कोई भी सरकार हो, हमें न्यूट्रल रह के उसको एक कंसेंसस जो देश के लिए अच्छा हो उस पर लेकर जाना है। सो अगेन न्यूज़पेपर को आप एक सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड से पढ़ें, उसको एक आइडियोलॉजिकल एंगल से पढ़ने की कोशिश ना करें। हम सबके आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस हो सकते हैं, वो बहुत ऑब्वियस है। अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी रिकॉग्नाइज इट एंड वी हैंडल इट इन अ पॉजिटिव वे, कि ठीक है, आई कुड बी बायस्ड टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल पार्टी और आई कुड बी बायस्ड टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल आइडिया, बट लेकिन मैं उसको एनालिटिकली एनालाइज करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और एनालिटिकल सॉल्यूशंस देना ये मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही करने चाहेंगे अगर हमें एक्चुअल में सिविल सर्वेंट बनना है। एक एग्ज़ाम के थ्रू बहुत लोग अगेन अलग अलग फील्ड्स में भी जाते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में सोशल सर्विस में भी उतर जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल फील्ड में भी चले जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इतना कुछ सिखाता है। वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपका वाई है, जो मैंने शुरू में बोला था कि आपका वाई क्या है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिविल सर्विस में आना है, देन यू शुड हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड कि न्यूज़पेपर को आपको एक बायस्ड पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, आपको एक न्यूट्रल एंगल से उसको देखना है। जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, उसके दोनों पक्ष को सुने, आपका एक अपना ओपिनियन हो सकता है, दैट इज़ फाइन। देन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनका डिटेल में एनालिसिस नहीं होता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन पॉलिसी हम डिस्कस कर सकते हैं, गति शक्ति पॉलिसी, या फिर एक रेलवे की पॉलिसी आई थी, नेशनल रेल प्लान 2030। तो न्यूज़पेपर में कभी कभी क्या होता है, एक सिंपल सा बस एक लाइन में दिया होता है कि रेलवेज केम अप विद दिस पॉलिसी और गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दिस न्यू पॉलिसी। कभी कभी उस पॉलिसी का डिटेल एनालिसिस नहीं होता कि उस पॉलिसी के क्या प्रोज हैं, उस पॉलिसी के क्या फ़ायदे होंगे, या फिर उस पॉलिसी में क्या कमियां हैं। तो उसके लिए कभी कभी ये मैगजीन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। मैगजीन्स से ही एक्चुअली बहुत आजकल फेमस हो गया है PT 365 या फिर मेन 365 या फिर किसी भी एक अच्छी कोचिंग का जो वो है ईयरली कंपाइलेशन। तो दैट इज़ नथिंग बट अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द 12 मंथ्स मैगजीन्स सब्सिक्वेंट टू इट। तो इट इज़ नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट दिस कि आप कोई भी एक मैगज़ीन उठा लीजिए, मंथली मैगज़ीन, उसको बार बार आप रिवाइज़ कीजिए और उसी पे आप स्टिक करिए। ये आप बाद में कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बाद, जब आपके थोड़े से फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएं, बट न्यूज़पेपर्स के साथ मैगज़ीन्स इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल रियलाइज़ दैट कि अगर आपने न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैगज़ीन पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि इतनी मोटी मैगज़ीन में कैसे पढ़ूंगा, या फिर PT 365 इतना बड़ा मटेरियल है, मैं कैसे पढ़ूंगा। बट दे डोंट रियलाइज कि अगर उन्होंने एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वो कुछ नहीं है, उसका ही थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके एनालिसिस करा होता है, कुछ उसमें नया नहीं होता है इन द सेंस ऑफ न्यूज़ आर्टिकल, बट नया होता है इन द सेंस ऑफ कंटेंट जो एडिड होता है। उसको भी आप कभी कभी स्किम कर सकते हैं। जैसे कि मैगज़ीन में कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, जस्ट एज अ एग्जांपल आई एम सेइंग कि अभी बहुत फेमस इज़राइल गाज़ा में जो चल रहा है, उस पर कांस्टेंट आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो मैगज़ीन में भी उस पर कांस्टेंट डिबेट्स होती है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कि UN का क्या रोल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल है, या फिर USA का क्या रोल है, या फिर कतर वगैरह, इंडिया कतर रिलेशंस, ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स घूम फिर के उसी से लिंक्ड होते हैं। तो हम उसको स्किम थ्रू कर सकते हैं। ब्रॉड न्यूज़ होती है और इन जनरल एनालिसिस होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिटेल्ड एनालिसिस करा होता है, डेटा दिया होता है
कि इतना ट्रेड है इंडिया इसराइल का, या फिर इतना ट्रेड है इंडिया का मिडिल ईस्ट से, तो वो सब इतना माइन्यूट में आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। वो आप मेंस के दौरान में देख सकते हैं, जब आपको अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने की ज़रूरत होती है कि इंडिया के इसराइल से रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं, या फिर क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसराइल इंडिया की जियो पॉलिटिक्स में, या फिर मिडिल ईस्ट क्या प्ले करता है, फिर इंडिया कैसे बैलेंस कर सकता है। इंडिया टॉक्स अबाउट डी हाइफनाइजेशन ऑफ दीज टाइज, आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये सब बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स दी होती हैं मैगजीन में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैगजीन से इंटिमिडेट ना हो, कि बहुत लोगों को लगता है कि इतनी मोटी मैगजीन में पढ़ूंगा कैसे। आप उसको स्किम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डेटा दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप डेटा नहीं भी पढ़ेंगे तो इट इज़ फाइन। आपको एक ब्रॉड स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको अगेन एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए कि अगर इसमें लेट्स से पॉजिटिव्स बोले हैं और इसमें नेगेटिव्स बोले हैं, तो ये क्या ब्रॉड पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स की सब डिटेल्स आप इग्नोर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगेन दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर न्यूज़पेपर, कि कभी कभी न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा डेटा दिया होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं सारा उसके नोट्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीज़ अवॉइड करी जा सकती है कि आप एक एक पॉइंट का नोट बना रहे हैं, या फिर एक एक डेटा का नोट बना रहे हैं, क्योंकि डेटा तो हमेशा अपडेट होता रहेगा। आज जो जीडीपी का डेटा है अभी 8.2% चल रहा है, वो कुछ और होगा एक साल बाद जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अगेन एज आई वाज सेइंग, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइकिल के किस फेज़ में हैं, क्योंकि अभी आप इस फेज़ में हैं, आपका एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। जब आप इस फेज़ में आए तो आप थोड़ा सा डेटा पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। कि लेट्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि इंडियन इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी हुई है या के शेप रिकवरी हुई है। तो वहाँ पर आप डेटा से बताएंगे कि ये डेटा है 8.2%, पहले नेगेटिव में था इसलिए वी शेप रिकवरी है। तो ये चीज़ आप समझिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको लिंक कीजिए इस चीज़ को इससे, कि आप किस फेज़ में हैं उस पर पूरी अप्रोच आपकी वेरी करेगी, राइट। क्योंकि अब यह फाउंडेशन फेज़ में है, आप उसको एक एनालिटिकल अप्रोच से समझें, आप उसको उस अप्रोच से समझें कि मुझे चीज़ों को समझना है रादर देन मुझे उसे रटना है। रटने की कोशिश कम से कम कीजिए, तो आपको हेल्प करेगा। देन फाइनली इज योर ऑप्शनल। ऑप्शनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच यू वुड बी टेकिंग इन दिस एग्जाम। यही एक डिसीजन होता है जो आप खुद लेते हैं, बाकी सब यूपीएससी आपसे करवाता है। इनफैक्ट ऐसे भी, बट ऐसे भी 4 ही होते हैं, बट ऑप्शनल की इतनी लंबी लिस्ट है। और ऑप्शनल एक ऐसा चीज़ है जो आप खुद अपने लिए चूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छे से ऑप्शनल को चूज़ करिए। अभी आपके पास राइट टाइम है, अच्छे से एनालाइज कीजिए कि क्या क्या यूपीएससी ऑप्शनल की लिस्ट प्रोवाइड करता है, उसमें क्या क्या आपके अगेंस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। या फिर कभी कभी बच्चे ऐसा ऑप्शन भी लेते हैं जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आपका इंटरेस्ट, देन फाइनली आपको उसमें स्टडी मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड देन सिलेबस। ब्रॉडली ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए। तो आपका मुझे जेन्युइनली लगता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है देन प्लीज़ डोंट टेक दैट ऑप्शन, क्योंकि आपको उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। आपको कम से कम उसके मास्टर्स लेवल तक उसको पढ़ना होता है, तो और उसको सस्टेन रिविजन करना। कुछ लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, देन दे कीप चेंजिंग देयर ऑप्शन इन मिडल। तो डोंट डू दैट। आराम से चूज़ कीजिए, टाइम लेके चूज़ कीजिए, लेकिन एक बार चूज़ कर लिया तो ये सोच के चूज़ कीजिए कि अब मैं इसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। देन स्टडी मटेरियल, तो आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पहले इतनी प्रॉब्लम होती थी कि स्टडी मटेरियल नहीं होता था कुछ ऑप्शंस के लिए। जैसे कुछ लोग अनकन्वेंशनल ऑप्शन लेते हैं, जैसे साइकोलॉजी है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बट अभी मुझे लगता है ये इतना बड़ा बैरियर नहीं है। बट हेयर द पॉइंट इज़ कि अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टडी मटेरियल इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो, क्योंकि आपको उसको चेक भी करना होगा कि आप किस लेवल पर हैं अभी। तो स्टडी मटेरियल इंक्लूड टेस्ट सीरीज़, कि कोई ऐसा है सेंट्रलाइज्ड कोई इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया लेवल पे उसकी टेस्ट सीरीज़ करा रहा है, ताकि आप ये देख सकें कि आप रिलेटिवली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी बच्चों के अगेंस्ट। अगेन रिमेंबर इट्स अ कॉम्पिटिशन। एंड देन फाइनली सिलेबस। सिलेबस इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी इंटरेस्ट और सिलेबस मैच नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मैथ्स में मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो कुछ बच्चों को मैथ्स तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप मैथ्स का सिलेबस देखेंगे तो वो इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं है, उसमें बीएससी की मैथ्स है।
तो इसलिए सिलेबस को आपको उससे देखना पड़ेगा कि सिलेबस में जो चीज़ें हैं मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रही है नहीं लग रही हैं, और पी वाई क्यूज़ जो है उसके, तो उसका एक सही बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शनल मैं आप लोगों के उस बेनिफिट के लिए बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ ऑप्शनल को लाइटली मत लीजिएगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपका ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग है तो इवन आपके इसमें भी अगर हल्के से पीछे मार्क्स रह जाएं तो आपका ऑप्शन आपको बहुत अच्छे स्कोर पर ले जा सकता है। इनफैक्ट ऑप्शनल बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होता है उनको इंटरव्यू तक अपीयर करवाने के लिए। तो ऑप्शनल को प्लीज़ लाइटली मत लीजिए, ऑप्शनल को अच्छे से पढ़िए। और इनफैक्ट बहुत बच्चे तो लगभग 50% टाइम इसमें डिवोट करते हैं। वो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू, देयर इज़ नो वन राइट फॉर्मूला, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वर्क कर रहा है। बट आई कांट रिपीट इट अगेन कि ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल को अच्छे से चूज़ कीजिए और ऑप्शनल पे अच्छे से ध्यान दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है इन तीनों पार्ट्स में से? जी 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 जी। राइट राइट राइट। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हैं आप, इसको ऐसे देखिए आपके फेवर में वर्क कर रहा है कि आपने क्या करा है, आपने नैरो डाउन कर दिया है। बहुत लंबी एक लिस्ट है ना ऑप्शनल्स की, आपको ब्रॉडली पता चल रहा है कि 2-3 सिलेबस में किसी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किसी में आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अभी मज़ा आ रहा है, कोई आपका बैकग्राउंड से है, आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई एक ही सब्जेक्ट होगा जो तीनों चीज़ें फुलफिल करेगा। मे बी 2-3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं ना। तो अच्छे से उस लिस्ट में से एक, देयर इज़ अ मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड देयर इज़ अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो अगर आपके लिए सिलेक्शन वर्क नहीं कर रहा है देन आपके लिए एलिमिनेशन वर्क कर सकता है कि आपने 2-3 फाइनल करे, बाकी एलिमिनेट कर दिए। अब उन बाकी तीनों में से या फिर 2 में से जैसे आप बता रही हैं, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम लेके उसको चूज़ कीजिए। आप उसको 1 महीना ऑब्जर्व कीजिए। अभी आपको तुरंत तो सिलेक्ट नहीं करना है, आपको भरना होगा अगले साल जब आपका फॉर्म आएगा। तो आपके पास टाइम है अभी। तो फाउंडेशन इज़ द राइट टाइम टू डिवोट योर टाइम ऑन इट कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। आप और भी पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे आप मुझे कह रही है आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो हिस्ट्री के लिए आप उसकी PYQs देखिए। आप थोड़े से जो हिस्ट्री के ऑप्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके वीडियोस अवेलेबल होंगे, इनफैक्ट दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी ऑप्शनल। तो आप उसमें देखिए कि वो बच्चे क्या बोल रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, तो उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। और फिर थोड़ा सा आप उसको एनालाइज कीजिए कि जो ये बोल रहे हैं ये मेरे पे एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। जी। राइट ठीक है। मतलब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट इज़ जस्ट वन थिंग, ये बाकी दोनों से सप्लीमेंट होना चाहिए। और साइकोलॉजी में आपकी अगर तीनों चीज़ें हो रही हैं तो आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आपको देखना होगा कि जो स्टडी मटेरियल है वो कंसाइज है नहीं है, या फिर सिलेबस, क्योंकि हिस्ट्री का मुझे आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो। राइट राइट, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, मेरे को जो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको थोड़ा सा वो उसको बैलेंस देखना पड़ेगा। बाकी हम डिटेल में बाहर बात कर सकते हैं। ठीक है। कोई जनरल सवाल है किसी का? बट अगेन ऑप्शनल में आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके उसको डिसाइड करो। सिर्फ बार बार बोल रहे हैं कि इंपल्सिव मेरे को लग रहा है, इंपल्सिव मेरे को लग रहा है। आई वांट टू से दिस टू नॉट ओनली टू हर बट टू एवरीवन, डोंट टेक एनी इंपल्सिव डिसीजन। उसको आराम से एनालाइज करो फिर डिसाइड करो। ठीक है। देन फाइनली आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स जो मैं शेयर करना चाहूँगा। दीज आर सम जनरल टिप्स जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है प्रिपरेशन में कि देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड नॉइज़, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं कि चैटर हो रहा है, कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। जैसे आजकल चैटर चल रहा है कि ऑप्शन हट जाएगा, या फिर देयर इज़ ऑलवेज अ चैटर कि प्रीलिम्स में ये होगा, प्रीलिम्स में वो होगा, या फिर ऑप्शनल में भी देयर इज़ ऑलवेज अ चैटर कि दिस ऑप्शन इज़ वर्किंग, दिस ऑप्शन इज़ नॉट वर्किंग। मैथ्स में मैंने हर साल सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैं मैथ्स छोड़ रहा हूँ या फिर अब मैं मैथ्स ले रहा हूँ। तो ये चैटर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, या फिर इसको पहले तो समझिए कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ है।
नॉइस का किसी भी सिस्टम में अगर हम इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करें तो कोई यूज़ नहीं होता है। नॉइस को एक अच्छा सिस्टम एलिमिनेट कर सके वो ही उस सिस्टम की अच्छी कैपेबिलिटी होती है। योर ब्रेन इज़ अ सिस्टम इन दैट सेंस। जो भी आप एआई पढ़ रहे हैं तो आप उसकी डिटेल में अंडरलाइन थ्योरीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्किंग पर वो बिल्ड होता है। जिस तरीके से दिमाग वर्क करता है वो उसी को मिमिक करना चाह रहे हैं एआई में, और वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो योर ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी 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 पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। उस सुपर कंप्यूटर को अगर हम उस तरीके से समझे टेक्निकल टर्म्स में तो हमें समझना होगा कि उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है। कभी कभी इंटेंशनली मिलती है, कभी कभी अनइंटेंशनली मिलती है। इंटेंशनली सोशल मीडिया, इंटेंशनली हम किसी ऐसे फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं जो हमें डीमोटिवेट कर रहा है, या फिर हम ऐसे ग्रुप में ही बैठ रहे हैं जिनका काम ही है बस क्रिटिसाइज़ करना चीज़ों को, वो कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। अनइंटेंशनली कि अब न्यूज़ में कुछ आ गया या फिर अनइंटेंशनली कहीं से सुन लिया, पासिंग बाय कमेंट है। लेकिन उस दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या वो नॉइज़ है या फिर वो एक्चुअल में ट्रू है। जब तक वो चीज़ ट्रू नहीं हो जाती तब तक हम उसको नॉइज़ ही कंसिडर करेंगे ना। कोई भी ऐसी रूमर है जो हमें हेल्प नहीं कर रही है पढ़ने में, उसका कोई सेंस नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम देयर वाज अ रूमर इन द मार्केट कि क्योंकि प्रीलिम्स का सीसेट इतना ज़्यादा टफ है दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अपील टू द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग देयर आर्टिकल 32 राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमको ये एग्ज़ाम नहीं लिखना है या फिर दोबारा एग्ज़ाम कराइए। तो इट इज़ अ नॉइस, बट वो नॉइस इतनी ज़्यादा थी कि आप देखेंगे कि देर वर लाइक सो मेनी टेलीग्राम्स ग्रुप विच वर मेड, इतने सारे लोगों ने पिटिशंस डाल रखी थी। देर वर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो इसलिए ही नहीं पढ़ रहे थे, उनको लग रहा था एग्ज़ाम दोबारा होगा, बट उसका कोई सेंस नहीं हुआ। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आया एंड कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो आपको इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर आपको इम्पैक्ट कर रहा है देन यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट इट, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर इन जनरल एनीथिंग। जैसे कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हम पढ़ते हैं तो प्रिपरेशन में ऐसा होता है, अरे तुमने वो न्यूज़ पढ़ी, अगर तुमने वाली पॉलिसी पढ़ी, ये वाली पॉलिसी पढ़ी नहीं पढ़ी है, तुम्हें यही नहीं पता। तो इस सब का कोई सेंस नहीं है मुझे ऐसा लगता है। एग्ज़ाम इतना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इनफैक्ट इज़ अ सेक्शन इन GS2। तो पॉलिसीज़ तो इतनी सारी है, उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि पॉलिसी कौन सी। 1950 से लेकर टेक्निकली अभी तक की सारी पॉलिसी इन अ कंटिन्यूम होती हैं, मतलब कंटिन्यूम इन अ सेंस कंटिन्यूड रहती हैं वो पॉलिसीज़, थोड़े बहुत हेर बदल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस लिमिटेशन को समझिए और उस बैकग्राउंड नॉइस को जितना ज़्यादा आप इजीली एलिमिनेट करें, आइडेंटिफाई करें, वो आपके लिए बेटर होगा। इसी से लिंक्ड एक पॉइंट मैंने लिखा है कि try to find some positive support system, which could be a teacher, which could be your friends, which could be your family, or anyone who tries to uplift you, जिनके साथ आप अपना फ्री टाइम है वो बिता सकें, ताकि आपको एक अपलिफ्टिंग इन्वायरमेंट फील हो, ताकि आप खुद रिजुविनेटेड फील करें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम की साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी है। एटलीस्ट आपको 2 years लगेगा, 1 year इन फाउंडेशन, and if you are lucky enough then 1 year at least in a cycle of examination. So उस 2 साल में आपके टाइम टेबल में नेचुरल ब्रेक्स होने चाहिए कि कहते हैं जहाँ पर आप वाइंड डाउन कर सकें, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। सोशल मीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगेन एज आई सेड, देयर इज़ नो वन राइट थिंग इन दिस एग्ज़ाम। या फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमना, बाहर जाना। बट एक पॉजिटिव वो एक इकोसिस्टम में आपको जाना चाहिए। अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो उस ब्रेक से आप फ्रेश निकलने चाहिए। उस ब्रेक से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेक लेने के बाद अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो वाइसी वर्सा होना चाहिए कि ब्रेक लेने के बाद यू शुड फील फ्रेश इनफ कि ठीक है फिर से लेट्स से एक हफ्ता हम पढ़ रहे हैं, फिर से वो ब्रेक लेंगे। तो दैट शुड बी अ पॉजिटिव साइकोलॉजी। देन अगेन आई हैव रिटन कि प्रिपेयर योर ओन टारगेट्स। अपने टारगेट्स प्रिपेयर कीजिए। फाउंडेशन स्टेज में आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि जी 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 टारगेट्स आप इसको ऐसे बना सकते हैं ब्रीफली, क्योंकि फाउंडेशन फेज है। तो लेट्स से आप कुछ अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर आप, क्योंकि इस कोचिंग का पार्ट है तो मैं उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको। तो कोचिंग में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि आपने पॉलिटी ही पढ़ा, फिर लेट से आपने ज्योग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो लेट से आप ज्योग्राफी पहले रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो इसके लिए आप इंडिपेंडेंट टारगेट्स बना सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट टारगेट्स बना सकते हैं। इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि प्री के आपके टेस्ट या फिर PYQs या फिर आंसर राइटिंग। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं रिवीजन या फिर फुल सिलेबस टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट वुड बी द राइट वर्ड टू यूज़ हियर, राइट। तो इस तरीके से आप ब्रॉडली अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, जो आपका टाइम होगा। दिस कैन अगेन बी आइटरेटिव एज अ सेट इन द स्टार्ट कि इस तरीके से आप ये करेंगे तो आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, मेंस के आप PYQs देख लेंगे, आप आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। तो ब्रॉडली इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते रहिए, और जो टाइम टेबल होना चाहिए या फिर टारगेट होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि सब लोग 14-15 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ता था। तो प्लीज़ डोंट मेक अ टाइम टेबल जहाँ पे आपको 14-15 घंटे पढ़ना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जो आप खुद पढ़ सकें, और उस टाइम टेबल को अच्छे से फुलफिल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम टेबल ज़्यादा है तो उसको कम भी कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कम है तो बढ़ा सकते हैं। अगेन आइट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रियलिस्टिक प्लस आइटरेटिव। कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, सर ने बताया था, तो उनके लिए मैं और हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक होनी चाहिए वो चीज़, कुछ भी काल्पनिक नहीं है कि किसी और बच्चे ने इतना पढ़ रहा है या फिर मैंने सुना है कि इतना पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होता है, वैसे नहीं है। ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए, किसी और बच्चे की कल्पना का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की वास्तविकता से वो सांझ रखना चाहिए। आइटरेटिव का मतलब होता है कि बार बार हमें उसको ये देखना है कि जो भी हमने करा है वो सही है गलत है, और फिर उसको हमें सही करने की क्षमता रखनी चाहिए, उसको बोलते हैं आइटरेटिव। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग आई हैव रिटन इज कि टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग विच यू स्टडी। उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़े। पॉजिटिव वर्ड मैंने बार बार रिपीट करा, सर ने बार बार रिपीट करा, बट अगेन स्टैंडिंग हियर आई कैन से दैट यही एक साइकोलॉजी है जो आपको हेल्प करेगी, स्पेशली इन योर टफ टाइम, स्पेशली इन टाइम्स जहाँ पर आप देखेंगे कि कोई सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखेंगे तो फिर आपको ही मुश्किल रहेगी। पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट पूरा समझ नहीं आए, एटलीस्ट इतने बेसिक तो समझ आ जाए कि उसकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए। और उस एटीट्यूड के साथ आप उसको लिंक कीजिए अपने आसपास की दुनिया में। जो भी एटलीस्ट जीएस का सिलेबस है, ऑप्शनल का नहीं, तो जीएस का सिलेबस आप नोटिस करेंगे ऐसा डिज़ाइन है कि अपने आसपास आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। हिस्ट्री जो है हमको रियलाइज़ नहीं होता, बट एक्चुअल में वो कंटिन्यूम होता है। आप अच्छे अच्छे नेताओं की स्पीचेस सुनेंगे, देखेंगे कि क्या भी हो रहा है, तो एक्चुअली जो भी हिस्ट्री में हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम, वो उसका एक कंटिन्यूम चला आ रहा है। ऑब्वियसली वो इवॉल्व हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट वो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूम में है। अगेन हिस्ट्री में इतना रिलेट नहीं कर पाए तो पॉलिटी में तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। पॉलिटी को रटे ना कि कहते हैं स्ट्रक्चर क्या है, आप उस स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं रूप लेते हुए। और आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे फिर तो वो बिल्कुल ही एविडेंट हो जाएगा। 10 शेड्यूल या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर जुरिसडिक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, हमको समझ नहीं आता है, बट हमारे सामने खुद हो रहा है, हमारे खुद के दोस्त उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपने आर्टिकल 32 का यूज़ करके वो जा रहे हैं कोर्ट्स में। तो आप उसको इस तरीके से समझिए तो आपको हेल्प करेगा। एंड देन उसको अपनी सराउंडिंग से रिलेट कीजिए और ट्राई टू फाइंड कोरिलेशंस बिटवीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है 1991 का। तो 1991 आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। आप उसको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, आप उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, आप उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। क्या हुआ था कोई बताएगा 1991 में ऐसा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? राइट राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स। बट उस एलपीजी रिफॉर्म्स को आप रिलेट करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स।
इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आज के टाइम में यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी ब्रॉड हिस्ट्री इससे लिंक्ड है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने बोला था कि अकॉर्डिंग टू हिम 1991 इज़ द मोस्ट इज रादर द वर्स्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी दैट हैपेंड इन हिस्ट्री। वो इसी टाइम को वो रिफ़र कर रहा है। इस टाइम पे रशिया का डिसोल्यूशन हुआ था, रादर यूएसएसआर का। तो वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी लिंक्ड है, और वो आज के टाइम में हम इसको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखते हैं। और यहीं से फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया यूएस रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं, तो ये सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, बट इन जनरल आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें लिंक्ड हैं, चीज़ें अपने आप में इंडिविजुअली नहीं हो रही हैं। देयर इज़ अ स्टोरी विच वुड बी कमिंग टू इट। दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड इन योर न्यूज़पेपर, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ थी कल, फिर उसका आगे का एनालिसिस चल रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं करा, तो वो लिंक्ड है इन्फ्लेशन से, वो लिंक्ड है पॉलिटिक्स से, वो लिंक्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। चीज़ों को लिंक करते करते पढ़ेंगे तो आपको खुद भी इंटरेस्ट आएगा उसमें। दिस इज़ माई मैसेज टू यू। एंड फाइनल पॉइंट विच आई हैव रिटन इज की ट्राई टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग विच यू आर डूइंग विच इंक्लूड्स योर सेल्फ। क्रिटिकल एनालिसिस का ये मतलब नहीं होता है कि हम ये सोचें कि हमसे तो हो ही नहीं सकता या फिर हमें ये कमियां हैं। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम उसको ऑब्जेक्टिवली समझें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेशली जो हमारी वीकनेसेस हैं, और ऐसा करने की कोशिश करें कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेंटेन रहें। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन फील फ्री टू आस्क। जी, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बरेली का ही पला बड़ा हूँ। इन जनरल आपको कुछ और पूछना है, नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़ बट इन जनरल ऑल्सो। हाँ जी, जी जी, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था, थोड़ा लेट आए, बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उसमें आपको दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है ब्रॉडली। एक तो है जो आपका डेली प्रिपरेशन है, दैट इज़ न्यूज़पेपर्स, एंड देन न्यूज़पेपर्स को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार उसको आप वीडियो से मत सप्लीमेंट करें, खुद पढ़ें, उसको एक एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करें, और उसमें जो एनालिसिस हो रहा है उसको देखें, उसमें रिकमेंडेशंस को देखें, एंड देन टुवर्ड्स द एंड उसको आप कंसोलिडेट कर लीजिए, या फिर कोई मैगजीन रेफर कीजिए, मंथली मैगजीन या फिर ईयरली कंपाइलेशन, उससे आप रिवाइज करें। तो ये दो चीज़ें आप करें, न्यूज़पेपर्स एंड देन मंथली और ईयरली कंपाइलेशन।